नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत कोठारी, जो हार्ट सर्जन हैं। इस समय अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हार्ट, सब लोग इसी से चलते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपका हार्ट सही सलामत है तो सब कुछ सही सलामत है। अगर हार्ट बंद तो सब कुछ बंद हो जाता है। सर, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, इतनी बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि अब जैसे कि नवलगढ़ के अंदर एक व्यक्ति मटका लेके डांस कर रहा था सर, अचानक गिरा, ऑन द स्पॉट डेथ। अभी आपने सुना होगा, एक व्यक्ति किसी जगराते में था, आया, उसने पैसा फिराया, अचानक नीचे गिर गया। सर, ये हो क्या रहा है कि ऑन द स्पॉट मौतें हो रही हैं? जी नमस्ते। सबसे पहले शुक्रिया अनिल जी। आपका कहना बिल्कुल सही है। आजकल हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसका जो कारण है वो यही है कि एक तो हमारा सबसे पहले हमारा खाना आजकल कहीं ना कहीं हम लोग जो प्योरिटी से जो जितना शुद्ध खाना अपना पहले होता था, अब उतनी शुद्धता नहीं रही है। खाने में कहीं ना कहीं मिलावट बहुत ज़्यादा होने लग गई है। उसका असर कहीं ना कहीं हमारी शरीर पे और मैं अगर प्रिसाइज बात करूँ तो हार्ट पे आता है, और उसमें भी प्रिसाइजली जाऊँ तो धमनियों पे आता है। उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो धमनियों में होता है, अगर नॉर्मली देखेंगे तो अगर वो 10% 10 सालों में बढ़ रहा होगा तो वो 30-40% की स्पीड से हर 10 साल में बढ़ रहा होता है। अब इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं आजकल की डेट में इतनी ज़्यादा भोग विलास की वस्तुएं हो गई हैं कि उनको पूरा करने के चक्कर में जो मनुष्य एक्स्ट्रा काम करता है, जो उसको वर्क प्लेस पे जो एंजाइटी होती है, जो उसको स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस के झेलने के लिए वो भी अपना शरीर झेल रहा होता है। हम अगर कोई भी अगर अपना इन्वेस्टिगेशन बेसिक हम ईएसआर कहते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो कहते हैं हम, अगर हम वो ईएसआर कराएंगे तो ईएसआर सबकी बढ़ी हुई होती है। मतलब इन्फ्लेमेशन बॉडी में जो सूजन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सब ऑप्टिमल लेवल पे चल रही होती है। अगर वो चल रही है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हार्ट पे आ रहा है, और इसी कारण से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारा खाना जो कि अब बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रहा है। हमें रोज की एंजाइटी, जो वर्क प्लेस का माहौल है, जो कि तनावपूर्ण जो हमारा माहौल रहता है, तो वो उसके कारण ये सब हार्ट की दिक्कतें अब बढ़ने लग गई हैं। अच्छा, दूसरा आपको बता दूं, डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अजमेर के जो ये जेएलएन मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर इन्होंने पहला हार्ट की बाईपास सर्जरी आपने की है। जी जी। उसके पहले हुई होगी कभी, जब शुरुआत हुई तब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में हुई थी, करीब 5 एक हुई थी, 5 है ना, 5 हुई थी। उसके बाद शुरुआत आप ही ने की है, वो 2013 में हुई। 2013 में गवर्नमेंट के हमें पहले हैं? वो तो गवर्नमेंट के हमें, वो तो प्राइवेट थे। अच्छा अच्छा, वो तो प्राइवेट थे। तो सर, पहली बार जब आपने हार्ट सर्जरी करी है, यानी अजमेर के इतिहास की मान लीजिए, तो सर किस तरह से की होगी? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे मेडिकल एसएमएस की बात करें तो सर हर इक्विपमेंट रहता है वहाँ पर, और हर फैसिलिटी होती है, और जितने भी आपके जो नर्सिंग स्टाफ है सर, सारे कैपेबल होते हैं। जाते हैं डॉक्टर साहब, हार्ट की सर्जरी करते हैं, बाहर निकल आते हैं। सर, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब अजमेर के इस मेडिकल कॉलेज में जहाँ आपने पहली बार की और पहली हार्ट सर्जरी हुई है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद नारायण का आशीर्वाद रहा, कुछ दैवीय शक्ति रही सर। क्योंकि हार्ट सर्जरी अजमेर में बहुत समय से चालू करने का प्रस्ताव था। और मुझे याद है हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बोला था कि साहब विधानसभा में प्रश्न हुआ है, देवनानी साहब ने खुद ने पूछा था कि भाई कब होगी, लिख के बताओ कब होगी। तो काफ़ी समय से एंटिसिपेटेड था, बहुत इसके लिए सब प्रयासरत थे काफ़ी समय से। हम जब मुझे ये जिम्मा सौंपा गया तो मतलब मेरे लिए भी, मैं जब आया था पहली बार, जब मैंने देखा आईसीयू देखा, ओटी देखा, तो मैं बाहर आ गया था। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साहब हार्ट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है कि उसमें मेरे अकेले से ज़्यादा पूरी टीम रहती है। तो मेरे साथ में ये टास्क था कि पूरी टीम को खड़ा करना, कि सबको टीम को अपना कार्य पता हो। तो हम वहाँ से चले। सबसे पहले हमने टीम तैयार करी कि किसको कैसे करना है। दूसरा, हमें सामान चाहिए था। कई सामान जो हुए थे, जो सर्जरीज हुई थी, उनको हुए 8 साल बीत गए थे, जो भी 5 सर्जरीज पहले हुई थी, तो वो सामान पुराने थे।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ सामान तो था, कुछ नहीं था, तो वो और बड़ी दिक्कत हुई कि जो था वो चल रहा है नहीं चल रहा है, वो किसी ने देखा ही नहीं था चल रहा है। तो हमने एक एक वेंडर को, जिसने भी सामान दिया था, उसको खुद से फोन किया, बिल ढूंढ के कि भैया इसको देखो, सर्विस करो, इसकी क्या है, कहाँ कार्य कर रहा है, कार्यशील है या नहीं कार्यशील है, वो देखा। फिर धीरे धीरे करके हम चालू हुए। तो सर किसी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब हम अजमेर में, अब मैं ये आपको गर्व से बताना चाहूंगा, हमने हर तरह के ऑपरेशन कर लिए हैं, जिसमें दिल का छेद बंद करना, जिसमें वॉल रिप्लेसमेंट करना, जिसमें हार्ट की बाईपास सर्जरी करना, तो वो हम हर तरह के कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत हमारा सहयोग रहा है और डिपार्टमेंट का भी सहयोग रहा है। यानी कि अगर कहते हैं ना, स्टाफ अगर सपोर्टिव मिल जाए तो सारा काम वैसे ही हो जाता है। बहुत बहुत आधा काम तो सर वैसे ही बहुत होता है। बहुत आराम। सर एक चीज़, आप तो हार्ट के डॉक्टर हैं जी आपका सर मरीज आते हैं जी सर, मैंने कई जगह देखा है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कई मेरे मित्र भी हैं जिनके पास जाता हूँ ना, तो सर उनका मुंह ऐसे रहता है, आधे तो आदमी सर बीमार वैसे ही हो जाता है। आप एज ए डॉक्टर जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सर उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्योंकि देखिए मैंने कई डॉक्टर्स ऐसे भी देखे हैं कि आधा तो सर उनके पास जाते ही, जैसे कि हमारे 2 डॉक्टर हैं नवलगढ़ में, बताता हूँ, आधे आधे तो डॉक्टर सर जाते हैं ना, उनके पास वैसे ही देख के उनका चेहरा देख के आदमी ठीक हो जाता है। सर देखिए, जब मेरे पास में जब कोई भी पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले उसको पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करता। मैं कहता हूँ ये अपनी कुछ प्रॉब्लम लेके आया तो पहले तो उससे बात करो, उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानो। जैसे ही आप पेशेंट से थोड़ा पर्सनल होते हो, आप क्या करते हो, ये कौन है जो आपके साथ में आए, तो काफी हद तक पेशेंट नॉर्मल होता है। उसको लगता है कि हाँ भाई वो अपने किसी घर वाले को दिखा रहा है, क्योंकि जब भी वो आता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है, खास तौर पे जब उसको कोई बता देता है कि उसको हार्ट की दिक्कत है। सर हालत वैसी खराब हो जाती है, हालत वैसी खराब हो जाती है सुनते ही। तो जैसे ही वो सुनता है हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो घबराया हुआ होता है। बाहर वो जब वेट कर रहा होता है मेरा दिखाने के लिए, तब वो और घबराया हुआ होता है कि क्या डॉक्टर साहब पूछेंगे, मुझे क्या बोलना है। तो उनको मैं सबसे पहले ऐसे करता हूँ कि मैं उनके पारिवारिक स्थिति के बारे में जानता हूँ, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कितना टाइम लगा मुझ तक पहुंचने में। पेशेंट थोड़ा नॉर्मल होता है, उसके बाद में मैं अपना सवाल पूछना चालू करता हूँ। अगर आप पेशेंट से डायरेक्टली पूछोगे क्या दिक्कत है आपको या क्यों आए हो मेरे पास में, तो वो घबरा हुआ है वैसे ही होता है, फिर आप तो उसको मतलब, और आप यू आर, यानी बीपी अगर नॉर्मल भी हो तो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। बिल्कुल, इसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं कि डॉक्टर को देखते ही बीपी बढ़ जाता है। जैसे बच्चे भी देखे होंगे, बच्चे आते हैं मैं नहीं लगवाऊंगा सुई, जैसे हम प्राचीन काल से बच्चों को डराते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाओगे सुई लगा देगा, तो वही वाली इमेज वो बड़े के साथ भी है, वो भी डरता है हमसे, और हार्ट की प्रॉब्लम सुनी तो पहले ही डर जाता है। तो उसको हम काउंसिल करते हैं। इंजेक्शन के नाम से मैं भी डरता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब डरता है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, पहला जैसे हमारे पास पहले पेशेंट आए थे तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने इससे पहले कितनी सर्जरी करी है, दूसरा JLN हॉस्पिटल में इससे पहले कितनी सर्जरी हुई है। उन्होंने दोनों सवाल पूछे, तो दोनों सवाल का जवाब मैंने अपना तो दे दिया कि साहब मैंने करी हुई है, लेकिन मेरे लिए इस सेंटर पे पहली सर्जरी है, तो वो भी मेरे को देख रहा था। तो कहीं ना कहीं अब तक काफी सर्जरियां होगी, अब तो हो गई, लेकिन वो पहला पेशेंट तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसने आप में भरोसा जताया, तो उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। नहीं, उसने JLN मेडिकल कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पे भरोसा जताया, क्योंकि उसको ये था कि ये लड़का जवान है, और मतलब भाई उस टाइम में 37 साल का टोटल था, डिपार्टमेंट नया था, तो कोई भीड़ भड़का नहीं, उसको लगा कि भाई हम यही करवा लेंगे। तो एक उसने हम पे विश्वास जताया। तो काफी हद तक मैंने उससे काउंसिल किया कि आप ओपन हार्ट सर्जरी के बाद निकल जाओगे, मैं आपको दोबारा आपकी पेशेंट दे दूंगा। सर आपकी मानसिक स्थिति क्या थी जब आपने एंटर किया? मैं वही पूछ रहा हूँ सवाल, क्या होता है सर कि जैसे कि एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, उसकी मानसिक स्थिति चलिए मैं समझ लेता हूँ, लेकिन जब सर आपने नई जगह किया तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? नहीं देखिए सर, इसमें यह रहता है कि पेशेंट कहीं ना कहीं आप पे जब विश्वास जताता है, तो वो विश्वास जो है वो आपको भी उसका बरकरार रखने के लिए हम भी स्ट्रेस लेते हैं। ऐसा नहीं है, सर्जरी कोई भी होती है, चाहे वो छोटी या बड़ी, डॉक्टर कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट होता है। कोई नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट बिगड़े, डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश देता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है। लेकिन मुझे यहीं पे मैं गीता उपदेश, जैसे अपन कल भी बात करें, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि साहब एट द एंड करने वाले भगवान है, हमारे तो सिर्फ हाथ है। तो मैं यही मानता हुआ चलता हूँ कि जो भी होगा वो ईश्वर देखेगा, आप अपना 100% दो, कर्मण्यवादी का रास्ते। तो वो चीज जो है हम उस पे मानते हुए चलते हैं, और वो मेरा सारा जो ऑपरेशन का तनाव है वो ले लेती है, क्योंकि फिर मुझे पता है मुझे मेरा काम अच्छी तरह से करना है, बाकी तो ऊपर वाला है। सर ये ब्लॉकेज की कहानी आती है, मतलब अचानक जैसे कि गिरा, तो क्या सर उनके पहले ब्लॉकेज होते हैं या एंजाइटी के चक्कर में मतलब गिरा उसमें ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं जो पेशेंट? मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने कहीं सुना है सर कि ब्लॉकेज तो हर आदमी के ज़्यादातर मिल जाते हैं 20 या 25 साल के बाद, या पहले भी हो जाते हैं ब्लॉकेज?
सर ये जो प्रोसीजर है जिसको अपन एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की प्रक्रिया को, तो ये पहली बात ये खाली हार्ट की नसों पे नहीं हो रही है, ये हर नस पे होती है, चाहे वो पैर की हो चाहे वो हाथ की हो। हार्ट की नस छोटी छोटी रहती है, 1.5 mm से लेके 3 mm 3.5 mm तक की होती है, बस इतनी होती है? इतनी होती है। तो अगर इनमें अगर आप मानिए 10 से 20% होगा तो पेशेंट जो है कहीं ना कहीं पेशेंट वो उसको आ जाएगा सिम्टम, उसको छाती में दर्द होगा। और खासतौर पर जब आप भागेंगे, जब पेशेंट भागेगा तो आपको देखेगा कि उसके सांस फूल रही है, पहली उसको छाती में दर्द हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट हो जाता है। आजकल फिर मैं कहूँगा ये जो प्रोसीजर है, तनाव जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि आजकल पहले देखिए साहब कोई भी काम करना था, कोई रिमोट नहीं था आपके पास में, कोई इंटरनेट नहीं था, आपको खुद को ही भागना है कहीं भी। और आजकल क्या है, वाहन अपने पास में है, कहीं भी जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वाहन से चले जाते हैं, हम पैदल चलने की कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे, तनाव आपके शरीर में पूरा रहेगा और आप खाना भी अपना शुद्ध नहीं खाएंगे, तो आपका शरीर कहीं ना कहीं जो है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के चक्कर में ये बीमारी जल्दी ग्रहण करेगा और आपके जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया है ये चौथे गियर पे चलेगी। तो फिर आप ये देखेंगे कि रेस्ट पे तो सब कुछ ठीक है, आप शांत हैं, अभी अपन बैठे हुए सब कुछ, जैसे ही आपने कोई एक्टिविटी करी, कहने के लिए आपने डांस किया, आपने थोड़ी सी वॉकिंग कर ली, तो फिर आपको ये एकदम से ये प्रक्रिया जो इनका जो प्लाक होता है, जो ये डिपोजिशन होता है जो कोलेस्ट्रॉल का, वो या तो कई बार टूट के आगे चला जाता है। अगर वो टूट के हार्ट में ही आगे चला गया तो वो आगे जाएगा कहाँ, क्योंकि वो तो एंड आर्टरी है वहां, उसके बाद तो कुछ जाना नहीं हो पाएगा, तो वहीं का वहीं सर्कुलेशन ब्लॉक कर देता है। अब जैसे ही सर्कुलेशन ब्लॉक हुआ तो आगे वाले एरिया को सप्लाई नहीं मिलेगी, सप्लाई नहीं मिलती ही और आदमी वहां पे। यानी कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखना दवाइयों से ही नहीं, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से भी बहुत जरूरी है। यानी रोजमर्रा की दिनचर्या, एक हार्ट के डॉक्टर हैं आप, व्यक्ति की दिनचर्या क्या रहनी चाहिए सर मेरे आपके हिसाब से? देखिए खाना तो अलग चीज है, वैसे फिजिकल में क्या रहनी चाहिए? फिजिकल में सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो हमारे पुराने वेद पुराण थे उन्होंने जो बताया कि भाई सुबह 4 बजे उठ के और अपना क्या नाम है रोज सूर्य नमस्कार करना, क्योंकि अगर आप देखेंगे सूर्य नमस्कार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ही कई ऐसी योग क्रियाएं होती हैं जिसमें कि आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, ईज आउट होती है। उसके बाद में रोज सुबह वॉकिंग पे जाना, आप टहलें, रोज थोड़ा तेज टहलें, जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे टहलें, ट्रेडमिल पे अगर आप टहलेंगे तो फिर आप अपनी बॉडी को जरूरत से ज्यादा क्षमता पे आप ले जा रहे हैं, उसको जितना की जरूरत नहीं है। आप रोज टहलें, अच्छा साबुत अनाज खाएं, फल खाएं, ये रोजमर्रा की सुबह की जिंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। सर इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, मान लीजिए कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, उसने ECG किया, उसके बाद से 2D को आ जाता है, फिर TMT आ जाता है। सर फिर भी है ना, जब लगता है कि तीनों में मैं ठीक हूँ, ECG हो गया, मैं जो बात कर रहा हूँ सर सुनिएगा, बिल्कुल समझे, 2D को भी हो गया, TMT भी हो गया, फिर भी सांस फूलता है सर। नहीं उसमें ये रहता है, जैसे आपने भाई इनमें से ये जो प्रोसीजर होते हैं बेसिक हो गए, जैसे मैं ही बता रहा हूँ। हाँ। जैसे कि एक दिन सर मेरा सांस फूल रहा था, मैं चलता हूँ तो सर वेट तो है मेरे में, हाँ। सांस फूलता है, मैंने ECG करवाया, एक्यूरेट आया, 2D को करवाया, एक्यूरेट आया, TMT भी करवाया, सर आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर भी सांस फूल जाता है सर। तो डर सा लगता है कि सांस फूल रहा है तो हार्ट, तो ये अब इसमें ये रहता है कि या तो अपन मिनिमल कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ग्रसित हैं अगर अपन 40 के ऊपर है, क्योंकि उससे पहले ये जो प्रोसीजर है कोरोनरी आर्टरी डिपोजिशन में, जो प्लाक वाला, जो कोलेस्ट्रॉल वाला, ये चालू तो बच्चे के जन्म से ही हो जाता है, ये धीरे 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 करके बढ़ता रहता है। वो डिपेंड करता है अपन कैसे जिंदगी जी रहे हैं, है ना, अपन कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अपन चाहे तो गाड़ी 4th गियर में चलेगी, चाहे तो 1st गियर में चलेगी, नंबर 1। अब अगर अपना सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो ये अपन मान के चले कि अपने को ब्लॉकेज तो बिल्कुल 10-20% निकलेगा, अपन एंजियो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या इतना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है कि अपने दौड़ने पे अपने को वो आ रहा है? नंबर 1 या तो ये हो, या तो वो हार्ट की दिक्कत है। दूसरा, अगर वो हार्ट के अपने सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आ रहे हैं तो फिर वो हो सकता है फेफड़ों की दिक्कत भी आए उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि कई लोग होते हैं, अब आज जो आप देखेंगे सांस अपन ले रहे हैं वो बिल्कुल एकदम जहरीला माहौल है। हाँ। लोग घरों में एयर फिल्टर रख के बैठे हैं, घर में तो आप एयर फिल्टर ले लोगे, बाहर कैसे लोगे? तो हम खुद भी जब फेफड़ों की सर्जरी करते हैं हम देखते हैं हार्ट नॉर्मली में पिंक होते हैं बच्चे के, अपने हार्ट खोलते हैं बिल्कुल काले काले हो जाते हैं, काले काले धब्बे बने हुए रहते हैं, और एक 80 साल के किसी का खोलेंगे तो पूरे काले पड़े रहते हैं। तो सांस उसकी वजह से भी फूलेगी, वो अपन इग्नोर करते हैं कि अपने को ये नहीं पता कि अपन सोचते हैं हार्ट ही इन्वॉल्व है, हार्ट नहीं, फेफड़ा भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि फेफड़ों का भी काम होता है। नहीं जैसे सर मैं ऊपर चढ़ता हूँ पहाड़ी के ऊपर, तब सांस फूलता है, वैसे मैं ना
आराम से 8 किलोमीटर चल लेता हूँ, इसका मतलब फेफड़ों की दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सब क्लिनिकल लेवल पे फेफड़ों की दिक्कत हो सकती है। और आप रेगुलर तेज स्पीड पे चलते हैं आप? हाँ, या टहलते हैं सिर्फ हल्का? मस्ती से, मतलब वही थोड़ा तेज? हाँ, मतलब नॉर्मल जो है ना सर, हाँ। उससे थोड़ा सा तेज। देखिए पहाड़ी पे चढ़ेंगे सर तो सांस फूलेगी, क्योंकि एक पहाड़ पे रहने वाला जो बच्चा होता है, जो लद्दाख में ही पैदा हुआ है, जो वहां रह रहा है, उसको तो वो एक्लिमेटाइज्ड है उस एटमॉस्फेयर के लिए। जो हम हैं, हम तो यहाँ पठार के रहने वाले हैं, हम ऊपर जाएंगे एकदम से तो हमें तो साहब एक बार तो दिक्कत आएगी। और अगर हम दिल्ली में तेज चल रहे हैं, जैसे हम दिल्ली में ही तेज चल रहे हैं, फिर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। चाहे अगर वो हार्ट का ही बंदा है, अगर उसके हार्ट की पंपिंग ही कम है, 40 से 50% ही है मान के चलिए, लेकिन वो डेली तेज चल रहा है, तो उसके हार्ट को पता है कि ये बंदा तेज चलता है, मेरे में ब्लॉकेज है, 10% मैं पंपिंग कम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतनी आदत है कि मैं इतना तेज दौड़ जाऊंगा। कई पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं, उनका एंजियो कराया रूटीन में, मतलब हमने इको करा, इको में हार्ट तो 40% काम कर रहा है, पेशेंट बोल रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है, इको में फंक्शन कम है, पेशेंट बोल रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि पेशेंट को आदत है, वो खूब दौड़ रहा है, वो ही इज गुड इन जिमिंग, बट एट द एंड उसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ और कहानी कह रहे होते हैं, क्योंकि हार्ट को आदत हो जाती है। हार्ट को आदत है कि ठीक है उसने गलियां बना ली हैं, तो ये हम कोलेटरलाइजेशन वाला सिस्टम बोलते हैं। हम जो बोल रहे हैं टहलना, हम टहलने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप हार्ट को जितना सब्जेक्ट टू स्ट्रेस करोगे, जितना आप दौड़ोगे, तो उससे गलियां बनेंगी। तो जैसे अगर मेन रोड ब्लॉक हो गई तो हार्ट अपने आप, हार्ट की गलियां अपने आप बन जाएंगी, वहां से ब्लड आगे ट्रेवल होकर जाएगा। बाईपास कब होती है सर? क्योंकि जैसे कि हम तो जानते हैं कि गए हॉस्पिटल में, वॉल कोई सा मतलब 80% ब्लॉक है, एक वॉल डाल दिया, इतना तो समझ में आता है सर, खाली है ना, एंजियोग्राफी हुई, उसके बाद वॉल डाल दिया। सर ये बाईपास कब होती है? बाईपास सर्जरी देखिए, जो कि हार्ट के वो ब्लॉकेजेस जिनकी कि आप स्टेंटिंग ना कर पाए, जो जैसे कि नंबर 1 केस में या तो पेशेंट डायबिटिक हो, तो डायबिटीज में ये देखा गया है कि शरीर की सारी धमनियों में बीमारी आती है और अच्छी खासी आती है, बिल्कुल एकदम, वो तो 5th गियर में चल रही होती है, क्योंकि पेशेंट डायबिटीज कंट्रोल नहीं रख पाता। जो पेशेंट बोलते हैं हमारी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, उनकी भी कंट्रोल नहीं रहती। चक्कर क्या है, डायबिटीज कभी भी एक गाड़ी में पड़े हुए पेट्रोल की तरह है, जो कि कभी एक जैसी नहीं रहेगी। वैसी शुगर है, हर घंटे शुगर बदलती रहती है। तो पेशेंट ये देखता है कि सर आज सुबह की तो हमारी शुगर जो थी वो करीब करीब 110 थी, तो हम तो कंट्रोल शुगर पे। ऐसा नहीं है। हम लोग आजकल ये देखते हैं कि HbA1c कितना है, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स की कितनी, तो वो एक टेस्ट मैच की तरह चलता है। अगर वो कंट्रोल्ड है तो फिर भी ठीक है, पेशेंट कंट्रोल्ड है, वो लेस देन 7 रहेगी। अब ऐसे तो बहुत कम मिलता है पेशेंटों में। हमारा खान पान बिगड़ चुका है, डायबिटीज वाले पेशेंटों को टहलना जरूरी है ताकि ये, लेकिन वो टहलते नहीं है। अब उसकी वजह से उनको काफी सीवियर फॉर्म ऑफ ये बीमारी होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसमें इनके कैल्शियम डिपोजिशन और होता है, और कैल्शियम डिपोजिशन भी ऐसे होता है कि आर्टरीज जो है वो बिल्कुल मोतियों की माला की तरह बन जाती है। मतलब उसमें क्या ब्लॉकेज अभी आगे भी है, फिर नीचे भी, फिर पीछे भी, यानी कैल्शियम की परत जम जाती है। कैल्शियम की परत, तो वही मोतियों की माला की तरह जमती है। ऐसे बिल्कुल टिपिकल मोतियों की माला की तरह हो जाती है कि एक माला, उसके बाद में ब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर ब्लॉक। तो आप ये देखोगे कि इसमें आप स्टेंट कहाँ लगाओगे? नहीं लगा सकते, नहीं लग सकते। आपने एक ब्लॉक तो खोल दिया, अगर मान लो डिस्क्रीट लीजन है, आप एक तो खोल दोगे, पर नीचे का क्या करोगे? जो नीचे भी तो है। उस कंडीशन में आपको बाईपास करना पड़ता है। दूसरा, डायबिटिक वाले पेशेंट में अगर आपने ये देख लिया कि ठीक है एक वेसल तो आपने खोल ली, हार्ट की टोटल 3 वेसल है। नॉर्मली में डायबिटीज में तीनों वेसल आती हैं, कैल्शियम के साथ में बिल्कुल बीडेड अपीयरेंस आएगी मोतियों की माला की तरह। ऐसे पेशेंट बाईपास सर्जरी में अच्छे चलते हैं। 20 से 25 साल का सिम्टम फ्री पीरियड होता है, क्योंकि जो ग्राफ्ट हम लगाते हैं, जो हम बाईपास बनाते हैं, वो 20 से 25 साल चलते हैं, आराम से चलते हैं, तो पेशेंट का अच्छा रिजल्ट रहता है। दूसरा, जो पेशेंट सिगरेट पीते हैं, उन पेशेंटों में कैल्शियम डिपोजिशन बहुत फास्ट होता है, वो भी डायबिटीज की तरह ही। ऐसे पेशेंटों में अगर तो भी फिर से 3 वेसल की डिजीज है, तो फिर से आपको बाईपास सर्जरी लगती है। तीसरा, ऐसे पेशेंट जिनमें किसी कारण से छल्ला न लग पाए, मतलब बीमारी ऐसी होगी वो स्टार्टिंग में ही मिल गई हो आर्टरी में, तो कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में मिल गई, छल्ला नहीं लग पाएगा, छल्ला लगा तो वो आर्टरी बंद हो जाएगी, तो फिर ऐसे पेशेंटों में फिर बाईपास ही एकमात्र चारा बचता है। ये कारण है बाईपास के। सर बाईपास होने के बाद एक है कि लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। बाईपास अगर मान ली हो जाए तो व्यक्ति करे क्या उसके बाद? सर वही डेली का रूटीन। मैं सही कह रहा हूँ सर? अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि बाईपास किसी की हो गई सर, थोड़ा सा मतलब ये टाँके वाँके खुले, फिर वही भाई साहब ने खाना शुरू कर दिया, तो सर उनका रूटीन क्या रहना चाहिए बाईपास के बाद? देखिए बाईपास के बाद में इनिशियली 10 दिन तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ लें,
चलना फिरना चालू करें लेकिन घर में ही चलें। और उसके बाद में जो इनिशियल 3 महीने का पीरियड रहता है उसमें हड्डी जुड़ती है, जो आपने हड्डी तोड़ी होती है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप भारी सामान ना उठाएं क्योंकि हड्डी स्टील के वायरों से जुड़ी हुई है। तो 3 महीने बाद में जब हड्डी जुड़ जाती है तो आप अपना नॉर्मल दिनचर्या आप अपनी फिर से कर सकते हैं, चाहे स्कूटर चलाना है, तो जो भी करना है आप करिए। इनिशियली खाने पीने में ये ध्यान रखना होता है कि आपको है ना घी, तेल, जिनसे जो वसा युक्त पदार्थ है उनको आपको कम करना पड़ेगा। सब कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको कम करना पड़ेगा, चाहे वो आप ब्रेड कहें, चाहे वो कोई भी चीज सफेद है, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज्यादा होता है तो आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्टिविटी कर नहीं पाओगे। खाना आप पूरा एकदम रिफाइंड खाना ले रहे हो तो फिर वो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि कैलोरीज का है सारा, आप खा ज्यादा रहे हो, बर्न आप कम कर रहे हो। तो इसलिए हम कहते हैं पैदल चलो। तो साबुत अनाज का जो खाना जो हमारे पूर्वज बोलते थे वो बिल्कुल आज भी वही चीज है। आप साबुत अनाज खाइए, घर का खाइए खाना, और वसा युक्त पदार्थ जो है, नमक खास तौर पर थोड़ा सा कम कर दीजिए। सर एक कई पेशेंट्स के देखा कि कई बार बाईपास होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी का टाँका पक गया सर मवाद वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो इस वाली प्रॉब्लम के लिए हम यही देखिए, ये पेशेंट बाईपास में बहुत ज़्यादा इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि डायबिटीज़ होती है इन सबको, वही शुगर की बीमारी होती है, तो चीरा कहीं भी मारोगे बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है। हाँ। इन्फेक्शन के लिए लेबाइल होते हैं ये पेशेंट्स। तो अब इन पेशेंट को हम लोग एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक देते हैं पहले तो, और हम लोग ये बोलते हैं कि जो पसीने जमने वाली जगह है, जैसे कि अपने बीच में भी आते हैं, अपने बनियान पे भी आपने देखा होगा गर्मियों में, तो उस जगह को हम साफ रखें, खुला रखें, उसको बंद ना करें पट्टियों से। कई लोग आजकल ये बोलते हैं पट्टी, जो पहले का हमारा चलता था कि पट्टियां लगा के और भेजते थे पेशेंट को, अब पता लगा ना तो पेशेंट नहा रहा है और ना वो क्या नाम है पट्टी हटा रहा है, तो अब वो नहाएगा नहीं तो सारा पसीना जो बॉडी नॉर्मली में करेगी वो आता रहेगा। हाँ। तो वो अपने को क्या दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम ये बोलते हैं पट्टी हटा दीजिए और आप अपना नहाइए, वहां साबुन लगाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है जो अंदर जाके मवाद बनता है। और खास तौर पे अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी का कोई भी आईसीयू होता है उसमें हम लोग बगैर कैप मास्क के अलाउड ही नहीं करते थे। हमारी सिस्टर हो और अटेंडर भी हम लोग बोलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर का इन्फेक्शन अंदर ना लगे। यानी घर पे जाए तो इन्फेक्शन फाइनली लगेगा। लोग नहीं तो इसलिए लोग तो मिलने आएंगे, इसलिए मैंने बोला कि रोज उसको नहाना पड़ेगा। नहाना जो अपनी जो दिनचर्या का एक वो पार्ट है, वो इसलिए है, हम नहाते इसलिए हैं कि हमारे जितने भी कीटाणु हैं वो सब निकल सके। वो साबुन का जो प्रयोग है साहब वो इसीलिए करते हैं, तभी बॉडी क्लीन। वरना तो आप स्विमिंग पूल के बाद में नॉर्मल शावर भी ले रहे होते हैं। हाँ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी साबुन लगाते हैं। हाँ फिर भी साबुन लगाते हैं। साबुन लगाने से जो अपने जो कीटाणु जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने को हेल्प होती है उसमें। किसी को अचानक हार्ट अटैक आया तो व्यक्ति के जो पास में जो लोग खड़े हैं वो क्या करें सर? देखिए अब तो ज्यादातर तो जितनी मौतें हो रही है ऑन द स्पॉट हो रही है, उठाया पता लगा क्या। मान लीजिए किसी को आया तो क्या करें सर उस समय? देखिए सर, इसमें आज भी वही जो कि बेसिक जो बताया गया है कि सबसे पहले तो सर्कुलेशन अपने को मेंटेन रखना है। और सर्कुलेशन कहाँ का? सर्कुलेशन ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन को अगर सप्लाई नहीं मिली तो ब्रेन 30 सेकंड के अंदर ब्रेन बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो उसको मसाज देना है। मसाज हाँ देना है, हार्ट के ऊपर ही देना होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आ जाना है, क्योंकि यहीं पे हार्ट के मेन लेफ्ट हाँ बिल्कुल नीचे, निप्पल के जस्ट नीचे अपन कहते हैं। तो वहां पे आपको मसाज देना है। इसमें कई लोग ये कहते हैं कि साहब मुझे हल्के से देना है, जोर से देना है। बेसिकली आपको ये समझना है कि आप हार्ट को दबा रहे हैं। अगर ये इस प्रक्रिया में पेशेंट बेहोश है या उसको हार्ट अटैक आया, वो गिर गया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसकी जो ये पसलियां ये टूट जाए। उसकी पसलियां टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में आप ठीक भी कर दोगे, वो पेशेंट दर्द आ जाएगा। लेकिन वो अगर आपने हार्ट को ढंग से नहीं दबाया और ब्रेन अगर चला गया तो फिर आप कुछ भी कर लो वो नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए आपको ढंग से दबानी है, चाहे पसलियां टूट जाए, आपको बहुत अच्छी तरह से दबानी है। और कम से कम 60 कंप्रेशन आपको ये मान के चलना है कि 1 मिनट में 60 कंप्रेशन आपको देना है। ऐसे हाँ ऐसे। तो आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो ये वाला जॉइंट नहीं, आपका यहाँ से दबाना है और यहाँ पे आपको इफेक्ट आना चाहिए। तो आपको यूं दबाना है, ये तो बस कांस्टेंट ही रहेगा। तो पेशेंट आपके नीचे हो और आप हाँ इस हाइट पे ऊपर हो, ये तो जॉइंट आप ये तो हाथ सीधे ही रहेगा। प्रेशर यहाँ यानी पेशेंट ये है हाँ तो ऐसे बिल्कुल। पेशेंट अगर मान लीजिए नीचे है, आपको पेशेंट के ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप नील डाउन कर जाओगे अगर पेशेंट है तो नील डाउन करके फिर आपको यूं दबाना है उसको। तो जोर यहाँ से लगेगा, इफेक्ट यहाँ होगा, ये जॉइंट आप हटा दीजिए। वरना कई बार मैं देखा हाथ मोड़ के और नहीं, क्योंकि उसमें आधा ये अगर आप मोड़ेंगे तो एल्बो पे प्रेशर कम हो जाएगा। और सारा गेम प्रेशर का, क्योंकि आपको हार्ट को ढंग से दबाना है ताकि ब्रेन में सप्लाई। यानी ऐसा सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल। यानी इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, ये तो सीधा ही रहेगा बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने जो बताया, आपने देखा होगा कि किस तरह से अगर मान लीजिए किसी आपके जानने वाले के या किसी के भी अगर
थोड़ी सी भी हार्ट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादातर तो जब सुन रहे हैं वो शायद मतलब सर अभी एक हार्ट अटैक हुआ है, गांव चला है, वहाँ पे 3 बच्चियाँ थी, 45 साल के पिता थे, ओह, हाँ। एक्सपायर हो गए ऑन द स्पॉट सर। यही सर ये वैक्सीन का फ़र्क पड़ रहा है क्या? बहुत हद तक आजकल ये और एक फैक्टर है कि देखिए, अब जैसे कि सरकार इन्होंने एस्ट्राजेनेका वालों ने भी ब्रिटिश कोर्ट में बोल दिया, तो कहीं ना कहीं कोवैक्सीन का भी आई है 2 दिन पहले। हाँ, कोवैक्सीन का भी आ गया सर। कोवैक्सीन का भी आ गया, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें प्रोकोएगुलेंट एक्शन तो है, ये तो इसमें कोई शक अगर नहीं। फायदा है तो नुकसान भी तो है। फायदा है तो नुकसान भी है। और देखिए वैक्सीन मतलब हमारे ही एक नोन में है जिनके बड़े भाई साहब हैं, वो वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से शांत हो गए थे। ये बात फर्स्ट वेव की ही है। तो उस टाइम पे जब हमने गूगल किया था तब पता लगा 3 ऐसा हो चुके हैं, 3 ये तीसरा एपिसोड उनका था। तो ये काफी कॉमन है, प्रोकोएगुलेंट एक्शन देखा भी है, लेकिन ये है कि समय के साथ में ये कम हो गए। तो 2 साल बाद जितने इफेक्ट आए हैं वो कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू जो उस टाइम पे थे। क्योंकि अब जो वैक्सीन की डोज है, अगर आप उसको बूस्टर से भी मानेंगे तो ये मानिए कि वहां से 2 साल बाद, तो 2 साल बाद में इफेक्ट अब काफी कम हो चुके हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल है, वैक्सीन इज ए प्रोकोएगुलेंट एक्शन आता है वैक्सीन से, ये तो हम तब भी देख चुके हैं और अब भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने चीनी भी रखवाई है, सामने देखिए शुगर रखवाई है। ये जब मैंने बात की थी तो बाईपास के अंदर शुगर वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है। सर कितना फ़र्क पड़ता है चीनी से हार्ट पे? चीनी प्योर कार्बोहाइड्रेट है साहब, तो ये तो अपने को वैसे ही एकदम फ्रक्टोज है ये, तो फ्रक्टोज अपने को वैसे ही कम करनी है, तो इसलिए आप अलग से रखवा देते कि जिसको चाहिए वो श्रद्धानुसार डाल ले। तो ये तो डायरेक्ट आप कैलोरीज ले रहे हैं बिल्कुल एकदम, तो एकदम रिफाइंड शुगर है, इसको रिफाइंड शुगर ही कहते हैं। और मैं शुरुआत से एक वर्ड के पीछे बढ़ा हुआ हूँ, रिफाइंड। तो वो रिफाइंड जितना ज्यादा होती जाती है चीजें, उतना अपने को दिक्कत आती जाती है। तो इसलिए इसको तो अपन जितना कम कर सकें उतना बेहतर है, यानी अवॉइड ही करें ज़्यादा ठीक। अवॉइड ही करें ज़्यादा ठीक। ये सामने रखवाई थी, डॉक्टर साहब आए थे, बोले कि मैं शुगर रखवा देता हूँ। मैंने कहा आप चीनी लेंगे चाय में? मैंने कहा मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि घर वाले की शुगर है। तो उन्होंने कहा इसको यहीं रखिए, तो आपको जब ये इंटरव्यू लेंगे तब आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपके पास लोग आते हैं, फिर भी सर लोग है ना हार्ट की प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही, फिर भी लोग मानते क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है सर? सर कहीं ना कहीं जो एक तो चीज़ों को प्रचार और प्रसार होता है सर, वो बहुत रोल प्ले करता है। आजकल इतने सारे चैनल खुल गए हैं, इतनी सारी हेल्थ टॉक्स हो रही हैं, कई मैंने भी देखे, तो वो कुछ भी मतलब क्या खाना है क्या पीना है वो कुछ भी बता देते हैं अपने हिसाब से। मतलब एक बार तो कई बार तो ऐसा लगता है वो मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, कि साहब आप ये खाओ वो खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग अपने भोले होते हैं, लोगों को पता नहीं, लोग बोलते हैं वो डॉक्टर ये बोल रहा है हमें ऐसा करना है। कई लोग मैंने देखे वो फास्टिंग पे ही आ गए, वो खाना ही नहीं खाते, दिन में एक ही टाइम खाना खा रहे हैं। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ कि और बाद में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। मैंने तो ऐसे लोग देखे जिनको बाद में टीबी हो जाती है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन से सबसे पहले टीबी आएगी। तो अब चक्कर क्या है कि आप ठीक है हेल्थ कॉन्शियस आप हो, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस को जुनून की तरह भी मत लें ये। और दूसरा, जो कोई कुछ भी बोल रहा है तो ये नहीं कि अपने को एक बार वेरीफाइड आदमी से, एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि साहब अपने को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो कहा ना वो आप एक बार जरूर समझ लें, क्योंकि कई आप देखते हैं रील्स आ रही है, एक 15 सेकंड की रील आएगी, उसके अंदर क्या है आपकी हार्ट की डिजीज 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, आपके ब्लॉग्स। सर आप देखिए यूट्यूब पे देख लीजिए, इंस्टा पे देख लीजिए, इस तरह से आते हैं कि फटाक से आपके ना ब्लॉकेज निकल जाएंगे। सर क्या सच में निकलते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ये खा लीजिए इससे निकल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब मैं वही कह रहा हूँ, आजकल ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, एक्चुअली भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। और जनता को ये देखना चाहिए कि क्या जो भी खाएं वो एक बार किसी डॉक्टर से पूछ लें कि साहब क्या ये ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। ये सर वाकई सोचने वाला विषय है, बिल्कुल सोचने वाला। अब इतने डॉक्टर्स हो चुके हैं यूट्यूब पर और इंस्टा पर, आप टिकटॉक पर देख लीजिए, हजारों डॉक्टर, लाखों डॉक्टर आ रहे हैं सर। डॉक्टर्स भी इन्फ्लुएंसर बन गए साहब आजकल। एक तो डॉक्टर प्रशांत को हम सब बधाई देते हैं, आपकी तरफ से भी दे देता हूँ, मेरी तरफ से तो बधाई है ही है कि एक जयपुर के लड़के ने अजमेर में जाकर के अपना नाम रोशन किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो अजमेर का JLN मेडिकल कॉलेज है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इन्होंने वहाँ पहली हार्ट सर्जरी की। अब इसके बाद तो लाइन लगी हुई है हार्ट सर्जरियों की, और मैं तो कहता हूँ एक बड़ा नाम बने। और नहीं सर,
देखिए आप जिस तरह से लोगों को भ्रांतियां दूर कर रहे हैं, वहाँ पर लोग आपके पास आ रहे हैं। नहीं तो होता क्या था सर कि वहाँ से लोग जयपुर आते जयपुर थे आते थे। या दिल्ली जाते थे या जोधपुर जाते थे, क्योंकि अजमेर जोधपुर या जयपुर या बिल्कुल बिल्कुल सीधा एम्स पहुंचता कौन था बहुत सर। बिल्कुल तो एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों की भ्रांतियां दूर कर रहे हैं कि हार्ट से रिलेटेड की। और दूसरा अपना सभी खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि आप अखबारों में पढ़ते हैं ना कि इस वाले पे गए जहाँ मिठाइयाँ बनती हैं वहाँ भी मिलावटी चीज़ मिली हैं, जिसको सोचते थे कि बहुत बढ़िया है वहाँ भी मिलावटी चीज़ें मिली हैं। तो थोड़ा सा अपनी जीभ पे भी कंट्रोल करिए। बिल्कुल सही बात है सर। जीभ पे कंट्रोल करना बिल्कुल ज़रूरी सही ज़्यादा बात है। हाँ। तो जीभ पे कंट्रोल करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब आज आपने हमें समय दिया, क्यों डॉक्टर साहब खाली एक ही दिन आते हैं, संडे संडे के दिन ही आ रहते हैं, तो मैंने उनसे टाइम ले लिया था, तो दे दिया उन्होंने टाइम। चलिए सर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।